प्रकार से रेड गुलाब हम किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, सीधा हर्ट करता है। खतरा कोरोना से में जो चाइना के राष्ट्रपति है वो बोल रहा है बुद्धू कि हमें वहां लैब को, चाइना के वहां लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो कल को पाकिस्तान भी आवाज उठाएगा कि हम भी आतंकवाद को रोकने में समर्थ हुए, हमें भी नोबेल प्राइज दीजिए। अब उस बुद्धू को कौन समझाए? संगति का असर है। आप सभी देखिएगा इमरान खान की आंखें भी छोटी होने लगे हैं, ये संगति का असर है। और कल को उत्तरी कोरिया के किम जोंग तानाशाह भी बोलेगा कि हमें भी नोबेल प्राइज देना चाहिए। उसे पूछेगा क्यों मिलना चाहिए, तो उसका तर्क होगा कि हमने लोकतंत्र मजबूत किया है इसलिए। जय श्री राम, नमस्कार साथियों, आप सभी का लेवल अप स्टडी चैनल पर एक बार और स्वागत है। आज हम कोविड के लेक्चर 2 लेकर आए हैं। पहले हमने कोविड के लेक्चर 1 के बारे में अलग अलग वेरिएंट के बारे में बताया था, कुछ अफवाहें थी उनको डाउट क्लियर किए गए थे, तथा वैक्सीनेशन के बारे में और क्लियर किए गए थे डाउट्स। और अब आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में कि डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट एक थर्ड लहर की तरफ हमें ले जा रहा है, क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों के लिए घातक है। अभी तक हमारे भारतवर्ष सेकेंड वेव से भी नहीं उबर पाया है, उससे पहले थर्ड वेव का भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। हम कौन सी सावधानी बरते हैं जिसके कारण थर्ड वेव से हम बच सके, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या चाइना से, वुहान लैब से ही यह कोरोना वायरस लीक हुआ था, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथ ही अंत तक अवश्य बने रहिएगा आप सभी, और अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा। कोरोना के बारे में आपका एक भी डाउट पीछे नहीं रहेगा, सभी डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे लेवल अप स्टडी चैनल पर। आप साथ बने रहिए। तो देखिए साथियों, जो कोरोना वायरस का स्टार्टिंग चाइना के वुहान लैब से हुआ था, चाइना के एक शहर है वुहान, वहां से कोरोना फैलना स्टार्ट हुआ था, यह कोरोना लीक हुआ था। तथा सर्वप्रथम कोरोना के बारे में परिवर्तन देखा गया था, वो देखा गया था यूके ब्रिटेन में। सर्वप्रथम कोरोना के अंदर जो चेंजेस था वो कहाँ देखा गया था? ब्रिटेन के अंदर चेंजेस देखा गया था। और जो औसतन इसके बात करें, इसका नाम दिया गया था अल्फा। इसका अल्फा नाम क्यों दिया गया है, इसके लिए हमारा आपको लास्ट वाला वीडियो देखना चाहिए, कोविड लेक्चर 1। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो चेंजेस आया था कोरोना के अंदर चेंजेस आया था अल्फा, ये क्या स्टार्टिंग में जो कोरोना हुआ था उससे घातक है या उससे कैसे था, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो स्टार्टिंग में जो कोरोना था, स्टार्टिंग में जो चाइना के वुहान शहर से कोरोना फैलना स्टार्ट हुआ था, वह एक संक्रमित व्यक्ति औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित कर देता था। एक व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित था वो औसतन 2.5 लोगों को संक्रमित करता था। लेकिन जो कोरोना के अंदर चेंजेस आए थे, जिसे अल्फा वेरिएंट कहा गया था कोरोना के अंदर, और सर्वप्रथम अल्फा वेरिएंट ब्रिटेन के अंदर, यूके के अंदर देखा गया था। इसके अंदर अल्फा वेरिएंट का कोई भी संक्रमित व्यक्ति था वो औसतन अन्य 4 लोगों को संक्रमित कर देता था। कितने लोगों को? अन्य 4 लोगों को कोरोना की चपेट में ला देता था। और जो भारत के अंदर सेकेंड वेव के अंदर जो डेल्टा वेरिएंट था वो औसतन 8 लोगों को, कितने लोगों को? 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लेता था। इसीलिए सेकेंड वेव हमारे भारतवर्ष में बहुत ही खतरनाक रूप लिया था। कितने? अब देखिए, स्टार्टिंग में 2.5 लोग ही संक्रमित होते थे एक व्यक्ति से, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वेरिएंट आया तब क्या हुआ था? ये व्यक्ति 8 अन्य लोगों को संक्रमित कर देता है, अर्थात क्या हुआ? 3 गुने से भी ज्यादा खतरनाक हो गया कोरोना वायरस डेल्टा में। और अब इसका नया वेरिएंट आ गया डेल्टा का, डेल्टा प्लस, तो 8 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति हो गए, तो थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। तो सावधानी बरते हैं। तो कोरोना वायरस है तो इसका अलग अलग रूप होंगे, जैसे जैसे वायरस ये फैलेगा वैसे वैसे अपने अन्य रूपों में ये आएगा। जैसे हम कोई भी किसी की भी बात कर ले, जैसे हम गुलाब के फूल की बात कर ले,
गुलाब का फूल होता है, ये भी कई प्रकार का होता है, जैसे ब्लू गुलाब हो गया, रेड गुलाब हो गया। इनमें भी फर्क समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से रेड गुलाब हम किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, सीधा हर्ट करता है। क्या करता है, रेड गुलाब सीधा हर्ट करता है। उसी प्रकार से ये जो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट है वो भी सीधा बॉडी को हर्ट करता है, छोड़ता नहीं है। जिस प्रकार से रेड गुलाब छोड़ता नहीं, उसी प्रकार से डेल्टा वेरिएंट भी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार से घातक है। और जैसे हम लेते हैं आम, कैरी का ये रूप क्या होता है, आम होता है, नया रूप है कैरी का, वो किस आम बन गया। इसी प्रकार से कोरोना के अलग अलग रूप आते जाते हैं। कई प्रकार के जानवरों के अंदर हम नस्ल की बात कर लेते हैं तो वो भी चेंजेस आते रहते हैं। इसी प्रकार वायरस है तो कुछ चेंजेस आएंगे। कोरोना फैलने से डर नहीं है, जितना डर है उसके नए वेरिएंट से, उसके नए वेरिएंट से कितना खतरनाक होगा, कितना लोगों को मौत के मुंह में धकेल कर ले जाएगा, इससे डर है। कोरोना फैलने से कोई डर नहीं है। डेल्टा वेरिएंट का ये एक अन्य रूप निकला है जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट नाम दिया गया है। और प्रेजेंट में अगर वर्ल्ड के अंदर बात की जाए तो प्रेजेंट में लगभग 10 कंट्री, 10 देशों के अंदर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट फैल चुका है, अपने पैर पसार चुका है डेल्टा प्लस वेरिएंट 10 कंट्रीज के अंदर। और सर्वाधिक बात करें, सर्वाधिक यह ब्रिटेन के अंदर अपने पैर पसार रहा है और बहुत ही घातक रूप ले रहा है। लेकिन ब्रिटेन इसे नाकामयाब करने में समर्थ है। क्यों है? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के नागरिकों का 60% से लगभग 60% से अबव लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ब्रिटेन इससे कोरोना वायरस की डेल्टा प्लस वेरिएंट से लड़ने के लिए समर्थ है। और इसके अलावा ब्रिटेन के अलावा हम बात करें तो रसिया तथा इंडोनेशिया की बात करें, तो यहाँ पर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने पैर पसार चुका है। और यहाँ पर भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और हम एक और कंट्रीज की बात कर लें, इजराइल। किसकी बात करते हैं? इजराइल के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसकी डिफेंस पॉलिसी के बारे में आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो अगला वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा इजराइल की डिफेंस पॉलिसी पर, तो आप अभी समझने की कोशिश कीजिए। इजराइल के अंदर एक दिन में लगभग 150 से ज्यादा केसेस आए थे, 150 प्लस केसेस आए थे। तो इजराइल के प्रशासन ने, यह दुनिया का पहला देश बन गया इजराइल जिसने मास्क घर के अंदर 24 घंटे कंपलसरी कर दिया है। घर के अंदर भी मास्क लगाना कंपलसरी है इजराइल में। कितने केसेस आए? 150 केसेस आए। लगभग इसकी जनसंख्या है 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़ इसकी जनसंख्या है। लेकिन यह पहले ही सतर्कता बरतने लग गया है इजराइल। और भारत की बात करें तो भारत में प्रेजेंट में 12 राज्य, 12 स्टेट्स इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। वहां पर मरीज मिल चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। और पहली मौत भी हो चुकी है भारत के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण। वो मौत हुई थी एमपी मध्य प्रदेश में। कहां पर हुई थी? एमपी मध्य प्रदेश में, जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण मौत भी हो चुकी है। और जो डेल्टा वेरिएंट आया था वो डेल्टा वेरिएंट सर्वप्रथम या सेकंड लहर किस राज्य से स्टार्ट हुई है? तो महाराष्ट्र से सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी। तथा थर्ड वेव की पहले जो डेल्टा प्लस है वो वेरिएंट की पहली मौत कहां पर हुई है? एमपी के अंदर मौत हुई है। ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश कीजिए। लगभग पहले नए केसेस आ रहे हैं और थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है भारत के ऊपर। किसके कारण? डेल्टा प्लस वेरिएंट्स के कारण। अगर हमें थर्ड वेव से बचना है तो हमें वैक्सीनेशन अवश्य करवाना चाहिए। अगर भारत के अंदर 60% से अबव व्यक्तियों या 60% पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन हो जाए तो हम थर्ड वेव से अवश्य ही बच जाएंगे। थर्ड वेव का खतरा हमारे ऊपर नहीं मंडराएगा। इसके लिए भारत जो जनवरी के अंदर लगभग वैक्सीन आ गई थी। कब आ गई? जनवरी के अंदर वैक्सीन आ गई थी। और भारत की क्षमता है लगभग पर मंथ 7 करोड़ वैक्सीन उत्पादन करने की भारत की क्षमता है। लेकिन कुछ गलतियों के कारण भारत अभी तक 5-6 महीने हो गए, अनुमान लगाया जाए तो वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। 40-45 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है अभी तक। ये कुछ गलतियां हैं हमारी। और 60% वैक्सीनेशन हो जाए तो हम थर्ड वेव से बच सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि थर्ड वेव है जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बच्चों के लिए घातक साबित होगा। इसके लिए भारत की कोवैक्सीन और अमेरिका की फाइजर वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल स्टार्ट किया जा चुका है। बच्चों पर कोवैक्सीन इंडिया की और फाइजर है जो अमेरिका बच्चों पर ट्रायल स्टार्ट कर चुका है। तथा हम कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन ट्रायल के लिए लगभग भारत के अंदर 100 बच्चों को चुना गया था। एक्सपर्ट तथा डॉक्टर की माने तो ये 100 बच्चों को जब चुना गया था तब इनके घर वालों को पूछा गया था कि ये कोरोना की चपेट में तो नहीं है, अगर इसको कोरोना पहले हुआ नहीं है या फिर इन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो घर वालों ने कहा नहीं है। जब इन बच्चों को ले जाया गया तो वहां पर इनकी एंटीबॉडी चेक किए गए थे तो 100 में से 60 बच्चों के अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में थे। कितने 100 में से 60 बच्चों के अंदर 100 में से 60 बच्चे या तो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, अपने आप ठीक हो चुके हैं, या फिर उन्हें वो कोरोना को मात देने के लिए तैयार है, उनके अंदर ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे हम ऐसे नहीं ले सकते कि कोरोना नहीं होगा बच्चों को, क्या पता ज्यादा खतरनाक रूप ले ले तो हो भी सकता है। थर्ड वेव को हम खुला नहीं दे सकते कुछ गलत फहमियां के कारण। अब आगे देखिए, जो कोवैक्सीन है और अनुमान लगा रहे हैं एक्सपर्ट्स कि जुलाई से कोरोना की जो वैक्सीन की जो किल्लत है वो समाप्त हो जाएगी। क्यों समाप्त हो जाएगी? इतने दिन तो भारत के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन जो ज्यादा डोज तैयार कर रही थी, लेकिन अब कोवैक्सीन भी अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर दी है। तथा रशिया की एक स्पुतनिक, रशिया की कौन सी है, स्पुतनिक वैक्सीन है, इसका भी उत्पादन बढ़ गया है। भारत में स्पुतनिक को मई के अंदर अप्रूवल मिल गया था, अब 2 महीने में उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया था। जुलाई में इसका उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाएगी तो वैक्सीनेशन में कमी नहीं होगी तथा जल्द से जल्द हम वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हम थर्ड वेव से अवश्य बच सकते हैं। अब हम चाइना की बात करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति हैं जो जी जिनपिंग, फादर ऑफ कोरोना शी जिनपिंग, जो चाइना के राष्ट्रपति हैं, वो बोल रहा है बुद्धू कि हमें चाइना के वुहान लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए। कौन सा नोबेल प्राइज देना चाहिए? और उसका तर्क समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने यह तर्क दिया कि वुहान लैब ने लाखों लोगों की जिंदगी बचाई है और विश्व में काफी जगह हमारे वैक्सीन दी है, इसलिए वुहान लैब को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। क्या वुहान लैब को इसलिए नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए कि उसने यह छुपाया कि कोरोना लीक हो चुका है? क्या वुहान लैब को इस कारण नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए कि लगभग 50 लाख लोगों को चाइना दुनिया के अलग अलग कोने में जाने दिया जाए? और क्या इसीलिए वुहान लैब को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि इसने यह भी छुपाया कि कोरोना है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है, इसलिए कोरोना के लिए इसको दिया जाए नोबेल प्राइज? और अगर चाइना को नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए तो कल को पाकिस्तान भी आवाज उठाएगा कि हम भी आतंकवाद को रोकने में समर्थ हुए, हमें भी नोबेल प्राइज दीजिए, हमें भी नोबेल प्राइज दीजिए। और आज के न्यूज़पेपर में आप सभी ने पढ़ा ही होगा, जो इमरान खान का बयान था कि अमेरिका है जो हमारे चाइना तथा पाकिस्तान में दरार डालना चाहता है। अब उस बुद्धू को कौन समझाए? संगति का असर है। आप सभी देखिएगा इमरान खान की आंखें भी छोटी होने लगे हैं, ये संगति का असर है शी जिनपिंग की तरह। और कल को उत्तरी कोरिया के किम जोंग तानाशाह भी बोलेगा कि हमें भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसे पूछेगा क्यों मिलना चाहिए, तो उसका तर्क होगा कि हमने लोकतंत्र मजबूत किया है इसलिए हमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो क्या ये निराकार बातें नहीं है? सभी किस प्रकार से दिया जाना चाहिए? और चाइना इस प्रकार चाह रहा है, चाइना अब इस वक्त में चाह रहा है कि कोई भी दुनिया का कोई भी देश ऐसा न बोले कि यह वायरस चाइना के वुहान लैब से स्टार्ट हुआ था, ऐसा छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत सरकार, भारत के लोगों को भी यह बोलने से नहीं चूकना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के अंदर कोरोना के केसेस ज्यादा मिल रहा है तो उसे नाम देना चाहिए वुहान कैटेगरी 1, वुहान
कैटेगरी 1, और दिल्ली के अंदर जैसे महाराष्ट्र के थोड़ी कंडीशन ठीक है तो वहां पर देना चाहिए वुहान कैटेगरी 2। यह बात अगर मीडिया के अंदर जाएगी तो इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी ये न्यूज, तो अपने आप चाइना की बदनामी होगी। एक बात है कि कोरोना वायरस चमगादड़ में पाया जाता है, यहाँ पर नहीं, चाइना में नहीं। इस वायरस के बारे में स्टडी नहीं की जा रही थी। कई देश कई वायरसों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उन वायरस के बारे में कुछ जेनेटिक चेंज करे। चाइना क्या कर रहा था, जो चमगादड़ थी वो चमगादड़ वुहान शहर से 150 किलोमीटर दूर, वुहान शहर से 150 किलोमीटर दूर से वो चमगादड़ लाई गई थे, और उस पर ट्रायल करने के लिए एक वहां की एक महान स्त्री की बात कर ले, शी जिनलिंग। कौन है? शी जिनलिंग। शी जिनलिंग जो चमगादड़ के ऊपर काफी रिसर्च करती हैं चाइना के अंदर, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से कोरोना वायरस लीक नहीं हुआ है। अगर वहां से लीक नहीं हुआ है तो कहां से हुआ है? तो देखिए साथियों, अब ये जो चमगादड़ लाई गई थी, ये बात सत्य है कि कोरोना वायरस चमगादड़ के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण ये वायरस लीक हो गया था। इसको यह देखा जा रहा था, इसके ऊपर ट्रेक किया जा रहा था कि इसको और यह वायरस आने वाले समय में क्या घातक रूप ले सकता है, क्या ह्यूमन के लिए, मानव प्रजाति के लिए यह घातक साबित हो सकता है वायरस। इसी प्रकार कुछ जेनेटिक चेंज करके इसको घातक बनाया जा रहा था, लेकिन यह वायरस लीक हो गया, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश कीजिएगा कि वुहान लैब को बायोसेफ्टी लेवल 4 में क्यों नहीं रखा गया। अगर चाइना वुहान लैब को बायोसेफ्टी लेवल 4 में रखता तो ये इतना पूरी दुनिया को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता था। अब बायोसेफ्टी लेवल होता क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रकार के होते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 1 और 2 के अंदर उन वायरसों की स्टडी की जाती है जो हवा के अंदर नहीं फैलते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं HIV। कौन सा? HIV वायरस है, वो हवा के अंदर नहीं फैलता है, इनकी स्टडी की जानी चाहिए। HIV पॉजिटिव कोई भी व्यक्ति है, उसके पास चाहे हम जिंदगी भर बैठ जाए तो भी हमें कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन अगर हम खून या रक्त का, ब्लड का आदान प्रदान कर ले तो HIV होने का खतरा है। इसी प्रकार ये ऐसे वायरस का अध्ययन किया जाता है बायोसेफ्टी लेवल 1 और 2 के अंदर। और बायोसेफ्टी लेवल 3 और 4 के अंदर क्या होता है? बायोसेफ्टी लेवल 4 की बात करते हैं। बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर उन वायरस की स्टडी की जाती है जहां पर कोई भी जो हवा के अंदर फैल सकता है, उन वायरस की स्टडी की जाती है, तथा वो लैब उसी जगह होनी चाहिए। उसके लिए जो शर्तें हैं वो समझिए साथियों। पहली शर्त यह है कि वहां पर जहां पर ऐसी लैब है वहां आसपास में पब्लिक नहीं होनी चाहिए, वहां आसपास में पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए। वहां पर ऐसे वायरस की स्टडी की जानी चाहिए जो घातक साबित हो सकता है या हवा के अंदर फैल सकता है, वो होता है बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर। और दूसरा रीजन है इसका कि जिस लैब में ऐसे वायरस को घातक बनाए जा रहे हैं उस लैब के अंदर बाहर की हवा तो अंदर आ सकती है। बाहर की हवा तो कई गेट से या कई दरवाजे से अंदर आ सकती है, लेकिन अंदर की हवा बाहर नहीं जा सकती है। उस लैब के अंदर बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर रखा गया। एक ही गेट से हवा को बाहर निकाला जाता है, एक ही गेट से हवा को बाहर निकाला जाता है। वो उस भी गेट पर क्या होता है, फिल्टर लगा हुआ होता है, हवा को छानकर बाहर भेजा जाता है, वायरस को अंदर रख दिया जाता है, तो प्योर हवा को फिल्टर करके वायुमंडल के अंदर छोड़ दिया जाता है। लेकिन चाइना ने ऐसी कुछ गलतियां की जो इतनी वहां पर सतर्कता नहीं बरती थी, तथा बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर जो वैज्ञानिक या डॉक्टर्स काम करते हैं उनके कपड़े होते हैं जो स्पेशल होते हैं, कोई भी बिल्कुल भी कहीं पर भी छिद्र नहीं होता है, पूरे पैक होते हैं, कपड़े पहन के रखते हैं। लेकिन उनके कपड़े के बीच में एक ऑक्सीजन की नली लगी हुई होती है जो शरीर के टेम्परेचर को बराबर बनाए रखती है। लेकिन इनमें से कोई भी शर्त चाइना ने नहीं रखी थी, इसलिए वायरस लीक हो गया और इसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। अब देखिए साथियों, आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। चाइना किसी का नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता चाइना? जब इंडिया की स्थिति ठीक थी तो वैक्सीनेशन के बारे में जब पड़ोसी देशों ने भारत से समझौता किया था कि हमें वैक्सीन देनी है, तो इंडिया वैक्सीन दे रहा था। उसी वक्त इंडिया के अंदर
महामारी बहुत ही घातक रूप ले चुकी थी। मई के अंदर, अप्रैल मई के अंदर बहुत ही घातक रूप ले चुकी थी। तब क्या हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए थे कि हमारे देश की स्थिति, हमारे देश की सिचुएशन बहुत ही खराब है, हम किसी भी देश की वैक्सीन के बारे में सहायता नहीं कर सकते हैं। इसका फायदा चाइना ने उठाया। इसका फायदा किसने उठाया? चाइना ने उठाया। चाइना की सिनोवैक्स वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है? सिनोवैक्स वैक्सीन, जो चाइना ने कोरोना के लिए बनाई थी। उस वैक्सीन की कीमत थी $5। कितनी थी? $5 उसकी वैक्सीन की कीमत लेकिन उसने इस का फायदा उठाया। जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये पड़ोसी देश हैं, इनका स्थिति खराब हुई तो इनका फायदा उठाया और जो $5 की वैक्सीन थी, उस वैक्सीन को चाइना ने $15 के अंदर बेच दिया। कितने डॉलर के अंदर बेच दिया? $15 के अंदर वैक्सीन दे दी। और अब समझने की कोशिश कीजिएगा, कितने डॉलर का फायदा उठाया? $10 का। कितने का? $10 का चाइना ने फायदा उठाया। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, चाइना का सहयोगी, चाइना का मित्रता रखने वाला पाकिस्तान, जो उसकी बात करते हैं, उसको यह पता नहीं है, वो समझता नहीं है कि चाइना ने उसको कितना कर्जे के अंदर डूबा दिया है। वो समझिए, हम हिसाब करते हैं, जैसे ये पाकिस्तानी रुपया है जो लगभग $75 $1 के बराबर है, लगभग 75 रुपीज $1 के बराबर है। तो चाइना ने कितने डॉलर एक्स्ट्रा लिए पर वैक्सीन पर? $10। कितने डॉलर लिए थे? $10 एक्स्ट्रा लिए थे। और कितने करोड़ डोज थमा दी पाकिस्तान को? 10 करोड़ डोज थमा दी। कितने? पाकिस्तान को 10 करोड़ डोज थमा दी थी। ठीक है, अब हम इसका हिसाब निकालते हैं तो कितना आता है, देखिए 75 अरब। कितना आता है? 75 अरब पाकिस्तान को अपने कर्जे के अंदर डुबो दिया। तो भी पाकिस्तान की आंखें नहीं खुल रही हैं कि इतना फायदा उठाया हमारी सिचुएशन का, तो भी वो पाकिस्तान के गीतकार है। चाइना किसी का नहीं हो सकता। मजबूरी के अंदर 75 अरब का फायदा सिर्फ पाकिस्तान से उठा लिया है और पाकिस्तान को और कर्जे के अंदर डुबा दिया है। तो साथ अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप वैक्सीनेशन अवश्य करवाएगा तथा थर्ड वेव से बचने के लिए हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। मास्क का उपयोग अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।